हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, जिसमें हम पढ़ रहे हैं हमारी फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। और इस बुक में हम हमारी 4 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारी 5th यूनिट इसमें चल रही है, जो है हमारी मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। यानी कि ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होती है उनके मैकेनिज्म के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया था एरोज के बारे में, कि हमारे जो रिएक्शन में एरोज, जिसे क्या बोलते हो, तीर बोलते हो, उसके बारे में डिस्कस किया था कि ये एरोज क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, कौन से एरो को क्या कहा जाता है, इसके बारे में डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हमने इसमें पढ़ा है फिजन के बारे में, यानी कि बॉन्ड फिजन, यानी कि बंध विखंडन, बॉन्ड कैसे टूटता है उसके बारे में डिस्कस किया था। वो हमारा 2 पार्ट्स में था। कौन कौन से पार्ट था? एक तो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन और एक था हमारा हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन वो होता है जिसमें हमारे जो साजिक इलेक्ट्रॉन होते हैं बराबर बराबर डिवाइड होते हैं दोनों एटम्स के बीच में, वो हमारा होता था होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। और जिसमें साजिक इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के पास चले जाते थे और दूसरा एटम के पास कुछ नहीं जाता था, वो हमारा होता था हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन। और बॉन्ड फिजन के बाद हम इसमें आज डिस्कस करने वाले हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। अब मैंने आपको इसमें जब बॉन्ड फिजन के बारे में पढ़ा था, इसमें आपको बताया था कि हमारा रिएक्टिव इंटरमीडिएट या रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है। बहुत ही कॉमन सी चीज है ये। कॉमन सी चीज क्या है? देखो, जब हमारा कोई भी क्या लेते हैं हम रिएक्टिव कंपाउंड, रिएक्टिव कंपाउंड जो हमारा कैसा हो, एक्टिव हो, उतने मतलब वर्ग करता हो, वो कंपाउंड लेते हैं हम इसमें, और उसमें क्या करते हैं, आयंस बनाते हैं। कोई भी रिएक्शन करते हैं आयंस बनाते हैं। अरे जब हमारा बॉन्ड डिसोसिएट होता है तो हमारे आयंस ही तो बनते हैं वहां से। अब जो हमारे पहले जो बॉन्ड था, वो बॉन्ड अगर हमारा डिसोसिएट हुआ, बॉन्ड डिसोसिएट होने के बाद नया कंपाउंड बना, और ये जो हमारा प्रोसेस है वो हमारा क्या कहलाता है, जो हमारा नया कंपाउंड बनता है, पुराना बॉन्ड तोड़ के आयंस बनाने के बाद नया कंपाउंड बनता है, वो हमारा कहलाता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या कहलाता है? रिएक्शन इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट होता है मध्यवर्ती क्रिया में, जो हमारा मध्यवर्ती बनता है उसको बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब देखो, जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है। शॉर्ट लिव्ड मतलब क्या? देखो, जब तक बॉन्ड टूटेगा, जब तक वहां पर आयंस रहेंगे, तब तक वो हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा। पर जैसे ही रिएक्शन रिवर्सिबल होगी, जैसे ही रिएक्शन रिवर्सिबल होगी, रिवर्सिबल मतलब परिवर्तित होगी, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी होती है? जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में दोनों में चल सकती है। जैसे ही रिएक्शन क्या होगी, रिवर्सिबल होगी, वो हमारा इंटरमीडिएट क्या होगा, जैसे कंपाउंड पहले था हमारा वैसे का वैसे ही बन जाएगा। ये तो बात हो गई शॉर्ट लिव्ड की। अब इसमें देखो एक चीज और है, जो हमारी रिएक्शन इंटरमीडिएट है, कुछ पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। आपको टेलीग्राम चैनल जो है आप लोगों का, इसमें टेलीग्राम चैनल में आपके एक पीडीएफ डाली गई थी। जब हमने बुक स्टार्ट की थी, इस बुक में हमने पीडीएफ डाली थी सिलेबस की, तो उसमें हमारे 5th यूनिट जो है, 5th यूनिट में हमारा पूरे टॉपिक्स आपको उसमें सिलेबस पीडीएफ में मिल जाएंगे। वैसे आपके लिए अलग लेक्चर भी बनाए गए थे सिलेबस के, उसमें भी आप देख सकते हो। पर जो हम इसमें अगर बात करें रिएक्शन इंटरमीडिएट की, रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है हमारा कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जैसे हमारा क्या होता है, फ्री रेडिकल, कार्बन आयन, कार्बोनियम आयन, इनमें हमारा क्या गया कि डिवाइड किया गया है। एक रिएक्शन इंटरमीडिएट के बाद आते हैं कुछ एडिशनल इंटरमीडिएट, मतलब कुछ और इसमें जोड़ दिए जाते हैं। जैसे कार्बीन होता है, नाइट्रीन होता है, इस तरह के हमारे क्या है कुछ और कंपाउंड्स के बारे में हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे रिएक्टिव इंटरमीडिएट, और रिएक्टिव इंटरमीडिएट में इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट की डेफिनेशन लिख सकते हो आप, द रिएक्टिव compounds or ions, the reactive compounds or ions formed by bond fission are known as reaction intermediate। मतलब वे क्रियाशील कंपाउंड, वे क्रियाशील यौगिक या आयन जो बंध विखंडन द्वारा निर्मित होते हैं, वे हमारे क्या कहलाते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट, क्रिया मध्यवर्ती कहलाते हैं। और ये कैसे होते हैं, दे आर शॉर्ट लिव्ड। ये कैसे होते हैं, कुछ समय तक ही चलते हैं। और ये हमारे कुछ पार्ट्स में डिवाइड किए गए, कुछ भागों में बांटे गए हैं। फर्स्ट पार्ट कौन सा है, अभी बताया आपको, फ्री रेडिकल। फर्स्ट पार्ट कौन सा बताया बेटा आपको, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल के बारे में फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल क्या है?
फ्री रेडिकल क्या है? अभी बताया था कल भी आपको, मतलब जब फर्स्ट क्लास के बारे में हमने डिस्कस किया था तो उसमें हमने क्या बताया था, इसको फिश एरो के बारे में बताया था या नहीं बताया था? तो उसमें हमने क्या बताया था, फ्री रेडिकल मतलब हमने क्या ले लिया, एक एटम ए ले लिया, इसके ऊपर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है ना, यही हमारा क्या कहलाता है, फ्री रेडिकल। क्या कहलाता है, फ्री रेडिकल। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे आप, ये जो हमारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से यहाँ पर मतलब क्या बेटा, यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना ही यहां पर नेगेटिव चार्ज है, यानी कि कैसा है, वो न्यूट्रल है, ना तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है ना ही इस पर नेगेटिव चार्ज है, यानी कि कैसा है, न्यूट्रल। वे न्यूट्रल कंपाउंड्स जो हमारे किससे बनते हो, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन से या होमोलिटिक बॉन्ड फिशन से? आप बताएंगे इसमें हेटेरोलिटिक से बनते हैं, होमोलिटिक से बनते हैं? ये बेटा हमारे बनते हैं होमोलिटिक बॉन्ड फिशन से। मतलब यहाँ पर क्या है, ए और बी है, इस पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन इस पर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इस पर चला गया, तभी तो यहाँ पर हुआ, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही है, बराबर साझेदारी हो रही है। तो होमोलिटिक बॉन्ड फिशन बेटा ये H है, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा यहाँ पर। समझ में आई इतनी सी बात? देखो, वे न्यूट्रल, वे उदासीन यौगिक जो हमारे होमोलिटिक बॉन्ड फिशन से बने हो और उसमें एटम पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, फ्री रेडिकल्स कहलाते हैं। समझ में आई? पहले क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। देखिए इसमें it can be defined as the neutral compound, it can be defined as the neutral compound या फिर neutral molecule. It can be defined as the न्यूट्रल होता है बेटा उदासीन। क्या होता है, उदासीन। इट कैन बी डिफाइंड एज द न्यूट्रल मॉलिक्यूल obtained by homolytic bond fission। obtained होता है प्राप्त होना, obtained by homolytic bond fission, homolytic bond fission having one free electron, उस पर क्या हो, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, वो हमारा क्या कहलाता है, क्या, फ्री रेडिकल। अब देखो यहाँ पर हैविंग वन फ्री इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, ये भी लिख लीजिए, सेंट्रल एटम पर होना चाहिए, सेंट्रल एटम ऑन सेंट्रल एटम इज नोन एज फ्री रेडिकल इज नोन एज फ्री रेडिकल। वो हमारा क्या कहलाता है, फ्री रेडिकल कहलाता है। ये है हमारी डेफिनेशन। अब आप बात करते हैं किसके, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल कैसे बनता है? अभी आपको बताया था, किसके बारे में बताया था, कल हमने क्या किया था, फ्री रेडिकल बनाया था। अब उसमें कंडीशन क्या क्या लेते थे हम, होमोलिटिक में बताइए क्या क्या कंडीशन थी, या तो हमारा सनलाइट हो, या यूवी रेज हो, या फिर हमारा पेरोक्साइड हो, या फिर हमारा क्या होना चाहिए, उसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए, हाई टेम्परेचर हो, हाई प्रेशर हो, इतनी 5 कंडीशन में से कोई सा भी आप रख सकते हो। देखो, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल कैसे बनता है? आपको कल डेफिनेशन लिखाई थी ना, वही ये डेफिनेशन आएगी। इट विल फॉर्म्ड बाय द होमोलिसिस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, अगर हमारे वो समान उससे टूटता है का क्या मतलब है, अगर उस पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बराबर साझेदारी पर जाते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, फ्री रेडिकल बनता है। ध्यान से, तब यहां से इट विल फॉर्म by the homolytic bond fission of covalent bond।
बाय द होमोलिटिक बॉन्ड फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, बॉन्ड फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट होता है सहसंयोजी बंध, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? सहसंयोजी बंध। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कोई सी भी कंडीशन ले सकते हो। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य प्रकाश। सनलाइट तो पता ही होगा बेटा आपको, सनलाइट क्या होता है? सूरज की किरणें होती हैं। क्या करोगे? यहां पर एग्जाम्पल ले लो, Cl ले लो, CH3 ले लो, HCl ले लो, जो मर्जी है वो ले लो। पर यहाँ पर कैसा लेना है आपको? कैसा बॉन्ड फिजन दिखाना है? होमोलिटिक बॉन्ड फिजन दिखाना है। यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन इस पर गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस पर गया, और यहाँ से हमारा क्या बना लेगा? यहाँ से हमारा बना लेगा 2 क्लोरीन, और उस पर क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। क्या होगा? एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ये जो है हमारा यहां पर, ये क्या है? ये है हमारा यहां से फ्री रेडिकल बन गया है। क्या बन गया? यहां से फ्री रेडिकल। अब देखो यहां पर हम क्या करते हैं, एक यहां से आपको इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बना के दिखा देते हैं। क्या बना के दिखा देते हैं? इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देख लो, समझ में आ जाएगा ये यहां पर कैसे आता है। देखो, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। अब यहां पर किसकी स्ट्रक्चर बनाऊं? कोई भी, मैं यहां पर क्या ले लेती हूँ? फ्री रेडिकल ले लेती हूँ। क्या ले लेती हूँ? फ्री रेडिकल ले लेती हूँ। मैंने यहां पर क्या लिया? CH3 ले लिया, CH3 फ्री रेडिकल, यानी कि सेंटर पे हमारा क्या होता है? कार्बन। कार्बन पर क्या है? हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्या है हमारा? फ्री इलेक्ट्रॉन। यहां पर क्या है? कार्बन है। 3 क्या है? हाइड्रोजन है। कैसे जुड़े हैं? सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं? सिंगल बॉन्ड के साथ। पीछे दिख रहा है आपको? हाँ, देखो यहां पर क्या है? सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हैं। अब देखो, बॉन्डिंग का मतलब क्या है? वहां पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, एक पेयर इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंट है, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रॉन, यहां पर इलेक्ट्रॉन, यहां पर इलेक्ट्रॉन, यहां पर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहां हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां, और एक उस पर क्या हो गया? फ्री रेडिकल प्रेजेंट हो गया। क्या हो गया यहां पर? फ्री रेडिकल। देखो अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे आए? जब हमने किसके बारे में डिस्कस किया था बेटा? जब हमने इसमें रेजोनेंस के बारे में डिस्कस किया था, तब हमने क्या देखा था? हमारे इस तरीके से होते हैं, निक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां। देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा? कार्बन की वैलेंसी होती है 4। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, 1 2 3 4 वैलेंसी कंप्लीट कर रहे हैं। पर हम क्या पढ़ते हैं? हमने पढ़ा था कि जो हमारे, किसमें पढ़ा था? इंडक्टिव इफेक्ट में, कि जो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो बॉन्ड के बिल्कुल मध्य में प्रेजेंट होते हैं। कहां होते हैं? बिल्कुल मध्य में। तो यानी कि ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, ये हम कैसे दर्शाएंगे इसमें बेटा? ये इलेक्ट्रॉन्स हम दर्शाएंगे इस तरह से, बॉन्ड बनाएंगे और ऊपर नीचे क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन रख देंगे। इसी तरीके से क्या होगा? बाकी की साइड्स में बॉन्ड बनाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स यहां पर रख देंगे। ये यहां पर बॉन्ड बनाया और इलेक्ट्रॉन्स यहां पर रख दिए। अब देखो कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया, और ये हमारा क्या बना लेगा? यहां से फ्री रेडिकल बना लेगा। क्या बना लेगा? फ्री रेडिकल बना लेगा। इस तरह से आते हैं ये फ्री रेडिकल। ठीक है, अब इसको नोट कीजिए। फिर उसके बाद क्या करते हैं? हम जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले आप इनको नोट कीजिए। देखिए इसमें आगे जनरल प्रॉपर्टीज, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज दी हुई है। पॉइंट नंबर 1 क्या है? कि ये हमारे किससे बनता है? होमोलिटिक बॉन्ड फिशन से बनता है। फ्री रेडिकल विल फॉर्म बाय द होमोलिटिक बॉन्ड फिशन या होमोलिसिस ऑफ बॉन्ड। फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? अभी बताया आपको, फ्री रेडिकल विल फॉर्म, फ्री रेडिकल विल फॉर्म, free radical will form by the homolytic bond fission, by the homolytic bond fission, by the homolytic bond fission। सेकेंड पॉइंट क्या है? कि ये हमारा कैसा है? न्यूट्रल इंटरमीडिएट है, उदासीन मध्यवर्ती है। कैसा है? न्यूट्रल है। इस पर क्या है? ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, यानी कि ये कैसा है? न्यूट्रल इंटरमीडिएट है। इट इज अ न्यूट्रल इंटरमीडिएट, इट इज अ न्यूट्रल, उदासीन मध्यवर्ती है। न्यूट्रल इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, इट इज अ न्यूट्रल इंटरमीडिएट। सेकेंड पॉइंट ये हो जाता है। थर्ड पॉइंट देखिए,
थर्ड पॉइंट में क्या आता है, क्योंकि इसमें आता है बेटा इनकम्प्लीट ऑक्टेट, यानी कि इसमें पूरा अष्टक रूल नहीं होता है, इसमें सेंटर वाला जो एटम होता है उस पर इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। जैसे हमने क्या किया था, अभी CH3 ड्रॉ किया था ना, तो इसमें यहाँ पर क्या था CH, इधर भी H और इधर भी H, और यहाँ पर क्या थे हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और एक फ्री रेडिकल। अब आप देखिए सेंटर वाले कार्बन एटम पर ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अरे ऑक्टेट मतलब अष्टक रूल, अष्टक का नियम। अष्टक का नियम क्या कहता है कि सेंटर वाले एटम पर हमारे 8 इलेक्ट्रॉन होने ही होने चाहिए। देखो आप काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यानी कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उसमें सेंटर वाला एटम जो होता है अष्टक रूल को फॉलो नहीं करता है, और मैक्सिमम, और जो हमारे सेंटर वाले एटम पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, यानी कि उसके वैलेंस शेल में मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा, अधिकतम 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अभी काउंट किए थे ना, 7 इलेक्ट्रॉन्स आए थे ना, ऐसे ही आएंगे इसमें। तो इसमें थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, इट हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑन सेंट्रल एटम। इट हैज इनकम्प्लीट octet at central atom। अब इसमें आगे देखिए, सेंट्रल कार्बन एटम हैज मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। सेंट्रल कार्बन atom has maximum 7 electrons in its outermost shell। 7 electrons in its outermost shell, electrons in its outermost, या फिर क्या कह सकते हो, वैलेंस शेल, outermost या फिर वैलेंस शेल। ये होता है इसका थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब जब इसमें क्या है, फोर्थ पॉइंट, ये क्या जो है हमारा थर्ड पॉइंट से रिलेट करता है। क्या पॉइंट रिलेट करता है, देखो जब इसमें क्या है, अष्टक रूल पूरा नहीं है, तो यानी कि ये अष्टक को कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, दूसरे कंपाउंड से, दूसरे एटम से क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए कार्बन एटम, जैसे हमने CH3 वाला एग्जाम्पल लिया था, उसमें कार्बन एटम को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए क्या करेगा, ये अपने अष्टक को फॉलो करने के लिए दूसरे एटम के साथ इंटरेक्ट करेगा। ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट इट इज हाईली रिएक्टिव। ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट it is highly reactive। it is highly reactive। क्या होगा, ये बहुत ज्यादा क्रियाशील होगा। हाईली रिएक्टिव, बहुत ज्यादा क्या होगा, क्रियाशील होगा, ताकि वो अपना अष्टक पूरा कर सके। अब इसमें आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा हो जाता है, पॉइंट नंबर 5। फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाता है, इसमें कार्बन एटम बताइए कौन सी हाइब्रिड स्टेट होगी उसकी, sp sp2 sp3, कौन सी हाइब्रिड स्टेट होगी बताइए। इसमें जो बेटा हमारा इसमें सेंटर वाला कार्बन एटम होगा वो हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। कितना होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। द सेंट्रल कार्बन एटम ऑफ फ्री रेडिकल इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। द सेंट्रल कार्बन एटम is sp2 hybridized। कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट 6 पॉइंट क्या हो जाएगा, ये लुईस एसिड की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, लुईस एसिड की तरह। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो क्या होता है, लुईस एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो क्या होगा, लुईस बेस। जब इसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, यानी कि इसको एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जरूरत है, जब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो क्या हो जाएगा, लुईस एसिड की तरह वर्क करेगा। इट इज अ लुईस एसिड।
लुईस एसिड, एसिड क्या होता है, अम्ल होता है, क्या होता है, एसिड अम्ल होता है। ये पॉइंट कंप्लीट है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये जो बेटा होता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल एजेंट होता है। इलेक्ट्रोफाइल एजेंट क्या, मैंने आपको बताया था जब इसमें हम लास्ट यूनिट में डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, हमने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ा था उसमें, तो हमने एक छोटा सा डिस्कशन किया था किसका, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का। वैसे उस यूनिट जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल है वो हम इस यूनिट में पूरा डीपली डिस्कशन करेंगे उसके बारे में कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। पर इलेक्ट्रोफाइल में जब हमने देखा था इलेक्ट्रोफाइल बेटा क्या होता था कि उस पर क्या होता था, इलेक्ट्रोफाइल पे हमारा न्यूट्रल होता था। क्या होता था, इलेक्ट्रोफाइल हमारा न्यूट्रल होता था। तो इसी तरीके से इट इज अ इलेक्ट्रोफाइल एजेंट। क्या हो जाएगा, 7 पॉइंट, इट इज अ इलेक्ट्रोफाइल एजेंट। इट इज अ इलेक्ट्रोफाइल एजेंट, इलेक्ट्रोफाइल एजेंट, इलेक्ट्रोफाइल एजेंट, इट इज अ इलेक्ट्रोफाइल एजेंट। ये होता है इसके 7 पॉइंट। एक और पॉइंट है, पहले इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट 8 पॉइंट देखिए बेटा, 8 पॉइंट क्या हो जाएगा। अब इसमें आप खुद देखिए, जो हमने CH3 का एग्जांपल लिया था, एग्जांपल में आप ये डाल सकते हो इसमें जो अभी लिया था हमने, ये क्या हो गया H, ये भी क्या हो गया हमारा H, और ये भी क्या हो गया हमारा H। यहाँ पर क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और ये हमारा फ्री रेडिकल है। अब देखो यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या है, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से आप इसका मैग्नेटिक बिहेवियर बता सकते हो या नहीं बता सकते हो, ऑब्वियसली बता सकते हो। ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। कैसा है, पैरामैग्नेटिक होगा इसका कैरेक्टर। द फ्री रेडिकल हैज 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। फ्री radical has 1 unpaired electron, 1 unpaired electron on central atom, on central atom, on central atom. So it will be paramagnetic. So it will be पैरामैग्नेटिक। कैसा होगा वो, पैरामैग्नेटिक होगा। इट विल बी पैरामैग्नेटिक। यहां पर क्या होती है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती हैं। अब हम इसमें आगे क्या देखेंगे, आगे इसमें देखेंगे इसकी स्टेबिलिटी, यानी कि फ्री रेडिकल कौन सी फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होता है। पहले इसको नोट कीजिए, फिर स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, जो बेटा स्टेबिलिटी होती है हम इसके 2 बेसिस पर निकाल सकते हैं कि कौन सा हमारा ज्यादा स्टेबल होता है। पहला तो है इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन, पढ़ चुके हो आप इसमें लास्ट यूनिट में, और दूसरा होता है बेटा इसमें रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट आप फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हो। तो इन दोनों के बेसिस पर आप स्टेबिलिटी निकाल सकते हो। मतलब जिसमें ज्यादा रेजोनेंस होगा या फिर रेजोनेंस ना हो, वहां पर उसमें क्या हो, ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे देखते हैं हम, 2 बेसिस पर देखते हैं। या तो हमारा सेंटर वाला एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, और या फिर उस पर क्या होने चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। वो हमारा क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां से क्या कर सकते हो, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल कैन बी आइडेंटिफाइड या एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन एज वेल एज रेजोनेंस। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल कैन बी explained on the basis of hyperconjugation, on the basis of hyperconjugation as well as resonance, effect, resonance effect। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में हमने क्या लेंगे, फ्री रेडिकल ले लेते हैं कुछ टाइप के, और फिर उनमें क्या देखते हैं, स्टेबिलिटी देखते हैं। हमने क्या लिया, एक तो हमने लिया मिथाइल फ्री रेडिकल। सेकंड क्या ले लेते हैं हम, इसमें इथाइल फ्री रेडिकल ले लेते हैं, CH3CH2 फ्री रेडिकल। फिर हमने क्या लिया, फिर हम इसमें ले लेते हैं आइसोप्रोपाइल, फिर टर्सरी, फिर इस तरीके से हम क्या ले लेते हैं, कुछ फ्री रेडिकल्स ले लेते हैं, और फिर उसके बेसिस पर हम इसको क्या देखेंगे, उसके बेसिस पर इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें थर्ड क्या ले लेंगे हम, इसमें आइसोप्रोपाइल या फिर सेकेंडरी फ्री रेडिकल आप उसको बोल सकते हो। थर्ड
CH3 CH3, यहाँ से क्या हो जाएगा CH हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा CH। 4 क्या लिया हमने, 4 ले लेते हैं टर्सरी के लिए, CH3 CH3 CH3, और यहाँ पर क्या जुड़ा होगा हमारा, यहाँ पर जुड़ेगा हमारा C, फ्री रेडिकल, C फ्री रेडिकल। और ले लेते हैं इसमें एक और ग्रुप कौन सा लोगे इसमें, एलाइल ग्रुप ले लो। एलाइल क्या होता है हमारा, एलाइल होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल, ये होता है हमारा एलाइल फ्री रेडिकल। फिर एक हमने क्या लिया इसमें, एक हम इसमें ले लेते हैं बेंजाइल फ्री रेडिकल, क्या ले लेते हैं बेंजाइल। 5th बेंजीन बनाओ, बेंजीन बनाओगे और यहां पर क्या रख दोगे ऊपर, CH2 ग्रुप रख दो, ये हो गया हमारा बेंजाइल फ्री रेडिकल। पर ये बेंजीन कहां बनी, इसमें बीच में बॉन्ड्स भी तो बनेंगे, बॉन्ड्स बना दीजिए, ये बन गया हमारा बेंजाइल फ्री रेडिकल। अब इसमें देखो हमें क्या देखना है, हमें हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है और रेजोनेंस इफेक्ट देखना है, उसके बेसिस पर हमें क्या करना है, इसको जस्टिफाई करना है। क्या करना है, जस्टिफाई। अब जिसमें हमारा रेजोनेंस नहीं है उसमें क्या देखोगे, हाइपर कॉन्जुगेशन, और जिसमें हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है उसमें क्या देखोगे, रेजोनेंस। क्लियर है इतना, देखो इसमें रेजोनेंस है नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन देखोगे, हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन जब नहीं होगा तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं होगा, यानी कि ये क्या है, सबसे ज्यादा पुअर है, ये क्या है, सबसे ज्यादा पुअर स्टेबल है, लेस स्टेबल। क्या होगा, यहां से ऑर्डर बनाते चलेंगे, 1 क्या होगा, लेस स्टेबल। फिर उसके बाद चलते हैं यहाँ पर देखो ये वाला हमारा ग्रुप है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने, अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर 3, और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, अल्फा हाइड्रोजन जब यहाँ से काउंट करोगे कितना आएंगे, 6, 3 ये, और यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन कितने आएंगे, 9 आएंगे। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा स्टेबल। क्लियर है, यहाँ से सेकंड, फिर उससे ज्यादा स्टेबल थर्ड, फिर उससे ज्यादा स्टेबल आएगा 4। और ये हमने किसके बेसिस पर देखे हैं, ये हमने देखे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पर। फिर उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर कैसे देखोगे, यहाँ पर कैसे देखोगे बेटा, इसमें अगर आप हाइपर कॉन्जुगेशन वाला नहीं लगा सकते तो यहाँ पर आपको किसका कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, रेजोनेंस वाला इफेक्ट अप्लाई करना है। देखो रेजोनेंस क्या कहता है, डबल बॉन्ड अल्टरनेट में होने चाहिए। अगर डबल बॉन्ड अल्टरनेट में नहीं है तो वहां पर कोई भी चार्ज हो, फ्री रेडिकल हो, इलेक्ट्रॉन पेयर हो, कुछ भी वहां पर होना चाहिए। देखिए डबल सिंगल चार्ज, डबल सिंगल, यहाँ पर क्या है, फ्री रेडिकल है, चार्ज की जगह यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फ्री रेडिकल, यानी कि ये रेजोनेंस का पार्ट है। क्या है, रेजोनेंस का पार्ट है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक चेन फॉलो हो रही है, डबल सिंगल चार्ज, ये डबल सिंगल या फ्री रेडिकल। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ से ऑर्डर ले लो, यहाँ से जहां मर्जी देखो, फ्री रेडिकल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल, फिर यहाँ पर डबल। यहाँ पर क्या है, इसमें रेजोनेंस ज्यादा ऑर्डर में फॉलो हो रही है, मतलब कौन सा हमारा ज्यादा स्टेबल होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल हमारा ये होगा बेटा, ये यहाँ पर ये 5th है, ये 5th है, और ये हमारा क्या है, 6 है। तो यहाँ पर हमारा 5 वाला स्टेबल होगा, फिर हमारा 6 स्टेबल होगा। तो ये हमने किस पे देखे, रेजोनेंस के बेसिस पर, ये हाइपर कॉन्जुगेशन और ये रेजोनेंस के बेसिस पर। और यहाँ से आप फ्री रेडिकल के लिए क्या कर सकते हो, स्टेबिलिटी फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा फ्री रेडिकल कंप्लीट होता है। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो क्लियर करोगे इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India, physics_guru_India, ये है इंस्टाग्राम आईडी, और यहां से आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, उस पर सर्च कीजिए फिजिक्स गुरु इंडिया, और वहां से आप अपने टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हो। तो आज इसमें हम करेंगे सिर्फ फ्री रेडिकल, हमारे जो बाकी के रह जाते हैं, जैसे हमारा कार्बोकेटायन हो गया, हमारा कार्बन आयन हो गया, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे कल कार्बोकेटायन कार्बन आयन के साथ। थैंक यू सो मच।